जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। कल हम लोगों ने जो लाइव सेशन है उसके डिस्कशन के दौरान मैंने बोला था कि मैं कल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ा जाए इस टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर के किस पार्ट को पढ़ना चाहिए। तैयारी के दौरान सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर में भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर किस पार्ट को आप पढ़ें, किस न्यूज़ को पढ़ें, किस न्यूज़ में किस पर्सपेक्टिव को पढ़ें, किस पर्सपेक्टिव को छोड़ें। तो इन सारे संदर्भों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर किसी न्यूज़ में किस पर्सपेक्टिव को हम लोग अधिक फोकस करें, किस न्यूज़ को अधिक फोकस करें, किसी न्यूज़ को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कैसे करें। ये सारे पर्सपेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। हिंदी न्यूज़ पेपर कैसे पढ़ना चाहिए डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी है। अब इस न्यूज़ को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और ये न्यूज़ जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पर्सपेक्टिव न्यायपालिका के दृष्टिकोण से, और न्यायपालिका के दृष्टिकोण से जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप लगेंगे कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। सरकार का यह क्षेत्राधिकार है कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, और उसी निर्वाचन आयोग के प्रावधान में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो क्षेत्राधिकार है वो कार्यपालिका का है, यानी सरकार का है। तो सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है कौन? सुप्रीम कोर्ट कर रही है। यानी जब आपको मेंस में जुडिशियल एक्टिविज्म पे लिखना हो, न्यायिक सक्रियता पे लिखना हो, तो आप इसको जरूर शामिल कीजिए। कल ही की बात है, कुछ लोगों ने मुझे 67 बीपीएससी का जो मेंस दे रहे हैं उन्होंने मुझे अपना कुछ क्वेश्चन भेजा लिख के। तो न्यायिक सक्रियता पे भी एक टॉपिक था। उन लोगों को मैंने एक सजेशन दिया है कि आप लोग न्यायिक सक्रियता के बारे में जब आप लिख रहे हैं तब इस पॉइंट को जरूर ऐड करें कि वर्तमान में न्यायपालिका के द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में किस तरह से हस्तक्षेप किया जाता है, उसको लेकर के आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किस प्रक्रिया का अनुपालन किया। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। देश में लगातार इलेक्शन रिफॉर्म्स की मांग की जाती है, और अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद तो कई सारा सुधार हुआ है, इलेक्शन को लेकर के कई सारे रिफॉर्म्स हुआ है। तो दो पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। एक तो न्यायिक पर्सपेक्टिव है जहां पे न्यायपालिका के दृष्टिकोण से जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता के रूप में इस टॉपिक को देखा जाना चाहिए, और दूसरा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के ये टॉपिक को देखा जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन के सामने में या माननीय चुनाव आयोग के सामने में क्या समस्या है उस पर मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का न्यूज़ आए तो कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आप चुनाव आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चुनाव आयोग में सुधार को लेकर के कई सारा समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया। उसी में एक तारकुंडे समिति है जो 1974-75 में बनी थी। इन्होंने चुनाव आयोग में रिफॉर्म्स को लेकर के कई सारा रिकमेंडेशन दिया। अब आपका काम क्या होगा? आपका काम यह होगा कि इस समिति के बारे में जाकर के नेट पे सर्च करना, और नेट पर सर्च करने के बाद जो है आपने जो चुनाव आयोग एक टॉपिक बनाया होगा उस टॉपिक में इस सारी समिति के रिकमेंडेशन को ऐड करना। तो पेपर पढ़ना सिर्फ पेपर पढ़ना नहीं होता, पेपर पढ़ने के साथ साथ जो कई सारे पॉइंट वहां से उभरते हैं उसको नेट पे सर्च कर लीजिए, इमीडिएटली सर्च कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको सकारात्मक सुधार आप में होगा, ये जरूरी है। तो आपको तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब के बारे में सर्च करके इसका जो मेन रिकमेंडेशन है चुनाव सुधार को लेकर के वो लिख लेना। इसके अलावा आप देखेंगे विधि आयोग ने 117वीं रिपोर्ट में भी चुनाव सुधार को लेकर के कुछ बातें कही हैं।
चुनाव सुधार को लेकर के एक रिपोर्ट 2004 में भी आया है। इसके अलावा 2002 में संविधान समीक्षा समिति बनी थी जिसे वेंकटचलैया समिति कहते हैं। वेंकटचलैया समिति ने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के कई सारी बातें कही है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उस बुक के पीछे में अगर आप देखिएगा तो वेंकटचलैया समिति के रिकमेंडेशन पे बनी संविधान समीक्षा समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दिया है और विभिन्न संदर्भ में दिया है। इलेक्शन रिफॉर्म्स को भी लेकर दिया, अन्य चीज़ों को भी लेकर दिया, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बीरप्पा मोइली समिति बनी थी शासन में नैतिकता को लेकर के, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी कह सकते हैं, उसने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के बात कही थी। एमपी शाह समिति बनी थी और साथ ही साथ तनख्वाह समिति 2010 में बनी है। तो ये सब वो समिति है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के रिकमेंडेशन दिया और इसमें कई सारे रिकमेंडेशन को सरकार ने माना भी है। तो इसलिए हो सकता है ये सारी समिति आपको याद नहीं रहे, लेकिन इसके बारे में जाकर के लिख लीजिए। एग्जामिनेशन में अगर आप 3-4 समिति के बारे में भी आप बता देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इलेक्शन रिफॉर्म्स बीपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी से भी, और हर एक जगह हर एक पीसीएस पर्सपेक्टिव से इलेक्शन रिफॉर्म्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स में मैं डिटेल से चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो सुझाव जो यहां से इस पेपर से मुझे दिखा है, मैं यहां पे आपके सामने में चर्चा करता हूं। जब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर लिख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपसे सुझाव की अपेक्षा किया जाता है कि आप भी एक सुझाव दीजिए कि इलेक्शन को किस तरह से हम बेहतर करें। और दो सुझाव जो इस पेपर में, इस न्यूज में मुझे मिला है, मैं आपके सामने में चर्चा करता हूं। एक तो ये लंबे समय से मांग होती है कि चुनाव आयुक्त की पद की सुरक्षा उसी प्रकार से की जानी चाहिए जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है। अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, टोटल चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, बेसिकली 3 सदस्यीय संस्था, 3 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो होता है उसको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 सदस्य होते हैं उसे कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तीनों का पद जो है समान पद है, तीनों के समान कार्य हैं, तीनों के समान शक्ति हैं, तीनों के समान वेतन है, अंतर एक जगह। और वो अंतर ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसे उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। यानी ये बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है, लोकसभा में बिल लाना होगा या राज्यसभा में बिल लाना होगा, फिर दोनों जगह पारित करवाना होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त है उसको इमीडिएटली हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से या राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो इसलिए लगातार मांग होती है कि ये दोनों जो चुनाव आयुक्त बनेंगे, उनकी पद की सुरक्षा भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की पद की सुरक्षा होती है। दूसरा रिकमेंडेशन यह है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी एक कॉलेजियम के आधार पर होना चाहिए। और उस कॉलेजियम में कौन होगा? उस कॉलेजियम में पीएम होना चाहिए, उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, और उस कॉलेजियम में विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता होगा। ये तीनों मिलकर के डिस्कस करें कि चुनाव आयुक्त देश में कौन होना चाहिए या मुख्य चुनाव आयुक्त देश में कौन होना चाहिए। ये तीनों मिलकर के निर्णय करें और इसी कॉलेजियम के निर्णय के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होना चाहिए। तो ये 2 रिकमेंडेशन बेसिकली मैं इसलिए डिस्कस किया कि ये दोनों आज के पेपर में दिया हुआ है, इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, इस पेपर में दिया हुआ है इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पे जो ये न्यूज है, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख का चुनाव किया है और वर्तमान में पाकिस्तान का सेना प्रमुख जो बना है वो बने हैं मुनीर। इसका पूरा नाम है जनरल आसिफ मुनीर। ये वर्तमान में ये जो शख्स दिख रहा है पाकिस्तान के सेना प्रमुख है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर सेना प्रमुख की नियुक्ति पाकिस्तान में हुआ तो उसको लेकर के भारत में फ्रंट पेज पे न्यूज क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान का जो है संचालन जो करता है, या पाकिस्तान में सेना के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी पाकिस्तान पे असली रूप से शासन वहां की सेना करता है।
ऐसा माना जाता है और इस बात के कई सारा प्रूफ है कि पाकिस्तान में सत्ता पे जो काबिज जो होता है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे में जो खड़ा रहता है वो सेना रहता है। बिना सेना के हेल्प से पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान के नया सैन्य प्रमुख कौन बने हैं, तो याद रखिएगा जनरल आसिफ मुनीर। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जब भी इस तरह का न्यूज आए, आप कोशिश कीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का, मान लीजिए ये न्यूज है, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को एक बार जाकर देख लीजिए। वहीं पे 5 मिनट का समय दीजिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को देख लीजिए। चाइना से संबंधित इस तरह का न्यूज आता है तो इंडिया चाइना रिलेशन देख लीजिए। अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की मैं बात करूं तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अगर अभी भी आप देखते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के कोई भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, दो बात बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो होगा, हम लोग अपने माध्यम से, हम लोग आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान कर लेंगे, हमें किसी तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। ये लगातार आप स्टेटमेंट देखते होंगे, हम और पाकिस्तान दोनों मिलकर बातचीत कर लेंगे, हमें किसी तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं, कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जब मीडिएटर बनने की बात कही थी तो भारत ने नकार दिया था। दूसरा पॉइंट ये रखा जाता है भारत के डिप्लोमेट के द्वारा या भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि भारत और पाकिस्तान में जो भी इशू है उस इशू को सॉल्व शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र की रोशनी में किया जाएगा। यानी वो दोनों इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता 1972 ये भी इंपॉर्टेंट है और लाहौर घोषणा पत्र 1999 ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस दोनों जो हुआ था, लाहौर घोषणा पत्र और शिमला घोषणा पत्र, ये दोनों में कई सारी बातों की चर्चा किया गया था और कुछ ड्राफ्ट बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के चला गया था कि ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे को हमें आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा सॉल्व करना, जिसमें एक सर्किट लाइन का मुद्दा है जो गुजरात में है। इसके अलावा आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर का इशू है, फाटा का इशू है। इसके अलावा आप देखेंगे कश्मीर का इशू है और कुछ अन्य इशू भी है। इसके में जैसे पानी का इशू है दोनों देशों के बीच में, सिंधु समझौता के लेकर के भी इशू है। तो ये सब कई सारा इशू है। देखिए डिटेल से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर इस तरह का न्यूज आए तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को जाकर के पूरा चेक कर लीजिए। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लाहौर घोषणा पत्र और शिमला समझौता, लाहौर घोषणा पत्र और शिमला समझौता क्या है वो देख लीजिए। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा इशू है उस इशू को जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कहाँ दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। COP27 जो हुआ था, COP27, इसमें देखिएगा आप भारत और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहा है। तो कई जगह है जहां दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और कई जगह है दोनों देश एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सकारात्मक संबंध है उसको देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा नकारात्मक संबंध है उसको देख लीजिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आपकी तैयारी होगी। न्यूज पढ़ते हैं तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन न्यूज पढ़ने के साथ साथ जो है थोड़ा नेट पर सर्च करके इस पर नोट्स भी बना लीजिए। अच्छा, आज मान लीजिए नोट्स बना लीजिएगा, फिर कभी इंडिया पाकिस्तान का अगर कोई टॉपिक अगर चर्चा में रहेगा या कोई मान लीजिए हेडलाइन इसी तरह से आएगा तो फिर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है और समझने में भी आसानी होती है। नोट्स बनाने से क्या होता है, समझने में भी आसानी होती है, रिकॉल करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं। अब कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल खत्म की तैयारी, 85% आतंकवादी घटना कश्मीर में कम हो चुका है, 15% और कम करने की बात चल रही है। टोटल हम जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटना को समाप्त कर देंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो लाया गया था, आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद एडिटोरियल आया था कुछ दिन पहले कि आखिर पिछला 3 वर्ष में क्या क्या बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। आप सभी को पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था और इसे 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं 2022 में। तो पिछले 3 वर्ष में क्या क्या बदलाव हुआ था, कुछ पॉइंट मैं यहां आपके साथ रखूंगा, चर्चा करूंगा। देखिए, वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और पाकिस्तान से लौटे हुए शरणार्थी को, वाल्मीकि समुदाय जो बेसिकली आप देखेंगे तो पंजाब के आसपास के जो गरीब हैं उसको वाल्मीकि समुदाय माना जाता है, या पंजाब के आसपास के गरीब लोग हैं बेसिकली, या दलित वर्ग है पंजाब का बेसिकली। तो ये लोग कश्मीर में जाकर के बसे थे। इसी तरह से गोरखा समुदाय भी है और पाकिस्तान से लौटे हुए शरणार्थी भी हैं। 1947 से लेकर के 2019 तक इन लोगों को कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी। तो आर्टिकल 370 के समय में क्या था कि जब आर्टिकल 370 था 2019 से पहले, कश्मीर की अलग नागरिकता होती थी, भारत की अलग नागरिकता होती थी। इन लोगों को कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी, यानी इन्हें समान हक नहीं मिला था। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इन्हें समान हक मिला, इसे नागरिकता मिली है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पहले क्या था कि एक महिला, कश्मीर की एक महिला किसी अन्य भारतीय से शादी कर लेती है, मान लीजिए वो बिहार में शादी कर लेती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कश्मीर की नागरिकता चली जाती थी। वो कश्मीर में जाकर के ज़मीन वगैरह नहीं परचेज कर सकती थी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अब समाप्त हो गई है। अब कश्मीर की महिला अगर किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी कर लेता है तो भी उसे जमीन खरीदने का या बसने का अधिकार कश्मीर में होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण मजबूत हुआ। 13 साल के बाद जो है वहां पे चुनाव संपन्न हुए। स्थानीय निकाय का चुनाव 13 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ और ये शांति के साथ संपन्न हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे पाकुल दुल, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। पाकुल दुल परियोजना किस नदी पे है? तो पाकुल दुल परियोजना 1000 मेगावाट की है और ये चिनाब पे है। इसी तरह से 624 मेगावाट की किरू परियोजना है जो चिनाब नदी पे है। रन फॉर रिवर प्रोजेक्ट है। किरू परियोजना क्या है? रन फॉर रिवर प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी पे है। तो इसका निर्माण शुरू हो चुका है। फरवरी 2020 से पूरे लद्दाख में 24 घंटे बिजली रह रहे हैं। पर्यटन साल भर वहां पे आ रहे हैं। सोगा रिपा लद्दाख की स्थानीय चिकित्सा पद्धति, इसके लिए रिसर्च संस्थान जो है वहां पे विकसित किया गया है। सोगा रिपा ये भी काफी चर्चा में था एक समय में। वहां की जो स्थानीय चिकित्सा पद्धति है लद्दाख की, और इसके लिए रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हैं। 786 एमएसएमई को मंजूरी दिया गया है। लद्दाख में विंटर टूरिज्म, जो ठंडी के महीना में टूरिज्म होता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि अभी वहां पे बर्फ गिर रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लागू किया गया और इसके तहत कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और डोंगरी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। यानी डोंगरी जो कश्मीर की स्थानीय भाषा थी, जो बहुत पुरानी भाषा, जो कहीं न कहीं विलुप्त होने के कगार पे थी, उसको भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके अलावा माय सिटी माय प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया। चलो गांव की ओर, ये जो है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिंह के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा और देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा है। मतलब एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कश्मीर में आ रहा है। इमार ग्रुप है जो यूएई की है, लुलु ग्रुप जो है सऊदी अरब की है, वो वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है। आई थिंक $10 बिलियन से अधिक निवेश कर रही है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दिया गया है और गिलानी के मौत के बाद कश्मीर घाटी में जो है शांति छाई हुई है। वर्तमान में 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। आई थिंक इसी साल 2022 में मैंने देखा था कि संसद के पटल पे, जो हमारी संसद है देश की, उसके पटल पे जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से बजट लाया गया और ये बजट बहुत बड़ी बजट थी। 1.42 लाख करोड़ की बजट थी। यानी सरकार का स्पेशल ध्यान जम्मू कश्मीर पे है। इसके अलावा आप देखेंगे इस साल 10 लाख से अधिक पर्यटक कश्मीर आ चुके हैं और 15 जून से कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कश्मीर में आतंकवादी घटना में 85% की कमी आई है। तो यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, उस एब्रोगेशन के बाद क्या कश्मीर में कुछ नई परिवर्तन आपको दिख रहा है, तो ये 18 पॉइंट मैंने आपको चर्चा किया जो इसके
जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि यस, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 के रिमूव के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारा सकारात्मक परिवर्तन दिखे हैं, जो उत्तरोत्तर रूप में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है या होगा। देखिए, राष्ट्रीय संस्करण के पेज 2 पे जो है दिल्ली से संबंधित न्यूज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इस पे नहीं होता। हाँ, पेज 3 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध। समान नागरिक संहिता पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जा करके देखिएगा, डिटेल से मैंने चर्चा किया। आई थिंक 30-35 मिनट का वो वीडियो है, उसको देखिएगा। समान नागरिक संहिता आखिर क्या है? देश में दो तरह के कानून है। एक आपराधिक कानून है। आपराधिक कानून की किसी का मान लीजिए मर्डर कर दिया कोई व्यक्ति, तो मर्डर किया तो ऐसी कंडीशन में उसको समान रूप से जो है सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मर्डर किया वो किसी पर्टिकुलर जाति का है या पर्टिकुलर धर्म का है तो उसको विशेष छूट मिलेगा, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। कानून सबके लिए समान है, लेकिन वो आपराधिक कानून के लिए। सिविल कानून अगर आप देखेंगे तो कई सारा सिविल कानून भी सभी जाति धर्म के लिए समान रूप से काम करता है, लेकिन कुछ सिविल कानून जो है, जैसे विवाह का कानून, विवाह विच्छेद का कानून, तलाक का कानून, गोदी लेने का कानून जो होता है, गोद भराई की जो कानून होती है, उत्तराधिकार का जो कानून होता है, ये सारे कानून जो है हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए अलग अलग है। मुस्लिमों का अपना अलग कानून है, हिंदुओं का अपना अलग कानून है, ईसाई का अपना अलग कानून है, सिख का अपना अलग कानून है। तो ये बात इसी का चल रही है कि ये समान नागरिक संहिता हो, यानी ये सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सिविल कोड भी एक होना चाहिए, इसलिए इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, अंग्रेजी में यूसीसी कहते हैं। समान नागरिक संहिता यानी नागरिक संहिता भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जो पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप लोग देखिएगा उसे। पहचान के तौर पर स्वीकार करने से आधार का करें सत्यापन, यानी पहचान के तौर पर अगर आप आधार स्वीकार कर रहे हैं तो इसका सत्यापन पहले आप कीजिए। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का निर्देश दिया गया है राज्यों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं पर्सपेक्टिव है। हाँ, आधार लीक अगर जो होता है वो लीक के संबंध में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन। और डाटा प्रोटेक्शन पे आज मुझे चर्चा करना है, इसलिए मैं वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो यह है नौसेना को मिला प्रोजेक्ट 20 का दूसरा जहाज। अब प्रोजेक्ट 15B क्या है? प्रोजेक्ट 15B क्या है कि इसके तहत विध्वंसक जो है जहाज उसका निर्माण किया जाता है, और इसकी आधारशिला बेसिकली वर्ष 2011 में रखा गया था। 28 जनवरी 2011 को इसकी मंजूरी मिला था। इसके तहत जो है घातक युद्धपोत नहीं कहूँगा, लेकिन स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बेसिकली रखा जाता है। यानी समुद्र में अगर युद्ध होता है तो समुद्र में युद्ध होने के लिए जो डिस्ट्रॉयर होता है, जो नष्ट करने वाला जहाज होता है, वो जहाज का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया जाता है। तो इस तरह से देश में कई सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट 75B भी चल रहा है, आई थिंक फ्रांस की मदद से वो चल रहा है। प्रोजेक्ट 15B चल रहा है। पीटी में सीधे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 15B क्या है, या हो सकता है प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाज का निर्माण किया जा रहा है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे यही पूछ दे कि प्रोजेक्ट 15B के तहत किस किस जहाज का निर्माण हो रहा है, राइट। तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से अधिक इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से इसको कम इंपॉर्टेंट मानिए, पीटी पर्सपेक्टिव से ये अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके तहत जो है 4 जहाज का बेसिकली निर्माण किया जा रहा है। INS विशाखापत्तनम, INS मार्मा गोआओ, INS इम्फाल और INS पोरबंदर। ये बेसिकली हमारे देश के 4 सिटी हैं, और इसी 4 सिटी के नाम पे ये 4 जहाज का निर्माण किया जा रहा है। INS विशाखापत्तनम आप देखेंगे नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था, और इस बार नवंबर 2022 में INS मार्मा गोआओ जो है भारतीय नौसेना को सौंपा जा रहा है, राइट। तो ये मिसाइल ये जो जहाज है बेसिकली डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करने वाला। इसमें जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल लाते हैं, या युद्ध करने के लिए जितने भी आवश्यक हथियार हैं, युद्ध करने के लिए जितने भी आवश्यक उपकरण हैं, और युद्ध करने के लिए जितने भी आवश्यक मिसाइल है,
वो सभी आपको इस युद्धपोत पे मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोषक अनाज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण, जयशंकर जी का स्टेटमेंट है। ये जो न्यूज है, इस न्यूज को भी कई पर्सपेक्टिव में आप इसको देख सकते हैं। इस न्यूज को अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो भारत के आह्वान पे वर्ष 2023 में मोटा अनाज को यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। मोटा अनाज को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएन के द्वारा भारत की अपील पे। यानी भारत का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप मोटा अनाज को देखेंगे तो एशिया में 80% मोटा अनाज की जो पैदाइश है वो भारत करता है, और विश्व में 20% मोटा अनाज की पैदाइश भारत करता है। तो एशिया का सबसे बड़ा हम मोटा अनाज का उत्पादक हैं। और विश्व का अगर देखिएगा तो विश्व का उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व में 20% का योगदान रखते हैं। तो भारत के आह्वान पे मोटा अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये देखिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज को यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है तो इससे भारत को कई सारा फायदा होने वाला है। भारत को ये लाभ होने वाला है, दूसरा यह है कि भारत जो है किसानों का देश है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे मोटा अनाज को यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, इसका मतलब यह है कि विश्व में मोटा अनाज की मांग बढ़ेगी। तो जब विश्व में मोटा अनाज की मांग बढ़ेगी तो भारत में इसका उत्पादन बढ़ेगा, और जब भारत में इसका उत्पादन होगा तो इसकी सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। तीसरा पर्सपेक्टिव देखिए, मोटा अनाज क्या होता है कि मोटा अनाज में न्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं। मोटा अनाज जो होता है जिंक वगैरह इनरिच होता है, यानी जो नॉर्मल अनाज लोग खाता है उसके जगह वो लोग मोटा अनाज खाना शुरू करें। जैसे मरवा हम लोग के समय में होता था, मोटा अनाज में आता है, मरवा आता है, रागी आता है, ये सब मोटा अनाज आता है। तो मोटा अनाज खाना शुरू करें तो कुपोषण की समस्या का हल हो सकता है। तो आप देखिए इसी पर्सपेक्टिव, इसी न्यूज को 3 पर्सपेक्टिव में मैंने आपके साथ चर्चा किया। एक पर्सपेक्टिव अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के मैंने चर्चा किया। दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने इसको लेकर के स्वास्थ्य समस्या को लेकर के, विशेष रूप से कुपोषण की समस्या को लेकर के चर्चा किया। और तीसरा पर्सपेक्टिव मैंने जो है किसानों की समस्या को लेकर के चर्चा किया। तो ये तीनों जगह इस टॉपिक को आप लोग डाल सकते हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशन द्वारा मोटा अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसको 3 पर्सपेक्टिव, 4 पर्सपेक्टिव, बहुत जैसे जैसे आप सोचना शुरू कीजिएगा वैसे वैसे अन्य चीजें आप पे मिलेगी, और अन्य पर्सपेक्टिव में भी इस न्यूज को आप लोग यूज कर सकते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह इसको यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हर जगह यूज कर सकते हैं आप इसको। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आरटीआई के दायरे में आ चुकी है। अगेन ये न्यूज अगर आप देखिएगा तो जुडिशियल रिफॉर्म्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायपालिका में सुधार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से। न्यायपालिका सुधार में इस टॉपिक को आप लोग शामिल कर सकते हैं कि देश में न्यायपालिका में सुधार किस तरह से हो रहा है। उस सुधार में एक सुधार यह है कि न्यायपालिका विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरटीआई के दायरे में आ चुकी है। अब देखिए ये दोनों न्यूज है, ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कैसे है तो पर्यटन क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेगी भरोसे की ताकत। अगर आप पर्यटन सेक्टर को देखेंगे तो वर्ष 2018 में सरकार ने कुछ चैंपियन सेक्टर का चुनाव किया था। 2018 में सरकार ने 12 चैंपियन सेक्टर का चुनाव किया था। अच्छा, चैंपियन सेक्टर का चुनाव भारत सरकार ने क्यों किया था 2018 में? क्योंकि भारत सरकार को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है 2025 तक। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ सेक्टर का चुनाव करना होगा और उस सेक्टर पे हमें काम करना होगा। उस सेक्टर पे हमें अधिक से अधिक वर्क करने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने वो 12 सेक्टर की पहचान किया था जिस सेक्टर में काम करके भारत सरकार 2025 तक, इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। इन 12 सेक्टर में एक प्रमुख सेक्टर है आपको पर्यटन। इन 12 सेक्टर में एक आईटी भी है, एक पर्यटन भी है। तो ये 12 सेक्टर जो है लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे 12 सेक्टर का लिस्ट है।
अगर आप देखिएगा टेक्निकली तो हर एक 12 सेक्टर में जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स भी एक सेक्टर है, हर एक सेक्टर पे सरकार काम कर रही है। हर एक सेक्टर पे एक सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इन्हीं चैंपियन सेक्टर में 12 सेक्टर में एक लॉजिस्टिक्स है, तो सरकार ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 लेकर आई है सरकार। एजुकेशन उसका एक पार्ट है, तो सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। तो इसी तरह से पर्यटन को लेकर के भी सरकार सिंसियर है और पर्यटन के लिए भी राष्ट्रीय पर्यटन नीति सरकार लाने का प्रयास कर रही है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति सरकार लेकर आ रही है। क्योंकि पर्यटन के द्वारा हम 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि पर्यटन वो क्षेत्र है, बहुत कम ऐसा क्षेत्र है जो कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो पर्यटन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है और तृतीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कि एक जगह सुनसान है, पूरी तरह से सुनसान है, वहाँ पे कुछ मिल जाए, अशोक का कोई शिलालेख मिल जाए या अशोक का कोई अभिलेख मिल जाए या बुद्ध की कुछ प्रतिमा वहाँ पे मिल जाए, तो वो जगह जो है मान लीजिए पर्यटन का स्थल डेवलप होना शुरू हो गया या पर्यटन के स्थल के रूप में वो जगह बन चुका है। अगर वो जगह पर्यटन के स्थल के रूप में बन चुका है तो वहाँ पे लोगों का आगमन होगा, लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, और लोगों का आना जाना जैसे बढ़ेगा तो वैसे क्या होगा कि वहाँ पे मांग बढ़ जाएगी, नए नए दुकान वहाँ पे खुलेंगे। नए नए दुकान खुलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी वहाँ पे, क्योंकि नए लोग वहाँ पे आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, तो खाएंगे पिएंगे तो क्या करेगा, फसल का उत्पादन बढ़ेगा, और फसल का उत्पादन अगर बढ़ेगा तो ये सब किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में। कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर को पर्यटन प्रभावित किया। अब दूसरे सेक्टर पर आते हैं। अगर पर्यटन वाले जगह पे नए नए निर्माण होगा, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। कई सारा निर्माण होगा वहाँ पे होटल डेवलप होगा, वहाँ पे संचार प्रौद्योगिकी डेवलप होगा, ये सारी की सारी चीज़ होगा, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। तो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर को पर्यटन प्रभावित करता है। तो ये दो पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को देखने की आवश्यकता है। धार्मिक आज़ादी पे अमेरिकी रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारत सरकार सीरियसली नहीं लेती। अमेरिका को जो धार्मिक आज़ादी का रिपोर्ट आता है उस पर हम कभी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि चीन को जितना क्रिटिसाइज करना चाहिए वो उतना क्रिटिसाइज वो रिपोर्ट में नहीं किया जाता। भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर पाकिस्तान को क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। तो इस तरह की रिपोर्ट को भारत सीरियसली नहीं लेता। पेज नंबर 4 में राजनीतिक से संबंधित न्यूज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 5 में अभी मैं देख रहा हूँ लगातार कि दैनिक जागरण प्रत्येक दिन सड़क सुरक्षा को लेकर के कुछ न कुछ आर्टिकल लेकर आ रही है। यूनाइटेड नेशन का सड़क सुरक्षा का ये अंतर्राष्ट्रीय दशक भी चल रहा है। सड़क सुरक्षा एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस तरह का चर्चा डेली होगा पेपर में, तो डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सड़क सुरक्षा को लेकर के कुछ पॉइंट बना लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा नोट कर लीजिए। जैसे एक डाटा की चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जो अगर सड़क सुरक्षा को लेकर के कभी क्वेश्चन पूछता है तो इंट्रोडक्शन में इसको कोट कर सकते हैं कि भारत के पास विश्व का सिर्फ 1% व्हीकल है, 1% वाहन है। विश्व का सिर्फ 1% गाड़ी है भारत के पास, लेकिन विश्व में जितना मौत होता है उसका 11% मौत सिर्फ भारत में होता है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत के पास विश्व का सिर्फ 1% वाहन है, जबकि वाहन दुर्घटना में होने वाली मौत का 11% इंडिया में होता है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो उसी को लेकर के प्रत्येक दिन दैनिक जागरण में कुछ चर्चाएं होती है, डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको एक बार देख सकते हैं, एक बार इसको इस न्यूज़ को देख सकते हैं, लेकिन अगेन जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया उसको देखिए, और जम्मू कश्मीर में अभी भी क्या क्या खामी हो रहा है, क्या क्या अभी भी दिक्कत है, उस दिक्कत के रूप में इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने को कागजी निर्देश से उद्देश्य नहीं हो जाता पूरा। देखिए ये कोर्ट की टिप्पणी है और कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। कई जगह आप देखते होंगे कि हाथी वहां पे ट्रेन की बोगी के सामने आ जाता है और कट कर मर जाता है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष जो है इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ये कोर्ट का निर्देश है। अगेन इसको एक सकारात्मक पहलू के रूप में भी आप देख सकते हैं, नकारात्मक पहलू के रूप में भी देख सकते हैं।
सकारात्मक पहलू यह है कि कोर्ट इसको लेकर के निर्देश दे रही है। नकारात्मक पहलू यह है कि यहाँ पे न्यायिक सक्रियता के बारे में आपको पता चल रहा है कि किस तरह से न्यायिक सक्रियता देश में काम कर रही है। अगर न्यायिक सक्रियता के पॉजिटिव पॉइंट के रूप में भी इसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स टॉपिक से भी इसको जोड़ कर देखने की आवश्यकता है। एडिटोरियल आज का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारा डाटा है, इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं काट करके टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस की क्या क्या थीम है या क्या क्या उसको लेकर के काम किया जा रहा है, देश में जो आधी आबादी है उसको लेकर के क्या क्या काम किया जा रहा है। तो इसको बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसको महिला सशक्तिकरण से जोड़ के देखने की आवश्यकता है और इसका डाटा काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं। आने वाले महीनों में घटेगी महंगाई देश में अगर आप देखिएगा सीपीआई के आधार पर मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मेजर किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा मापा जाता है। उर्जित पटेल समिति बना था 2016 में। उर्जित पटेल आरबीआई के उस समय गवर्नर नहीं थे और आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। तो रघुराम राजन ने उर्जित पटेल समिति बनाया था और उर्जित पटेल समिति ने कहा था कि महंगाई जो है यानी सीपीआई 2% से लेकर के 6% तक होना चाहिए। 2% से कम महंगाई भी सही नहीं है, 6% से अधिक महंगाई भी सही नहीं है। अब देखिए इस न्यूज पे लौटिए, यहां पे देखिए आरबीआई ने अक्टूबर और दिसंबर में खुदरा महंगाई 6.5% रहने का अनुमान लगाया है और साथ ही यहां पे लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च में महंगाई 6% से नीचे आ जाएगी। यानी जो महंगाई होना चाहिए 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, आरबीआई की उर्जित पटेल समिति कहती है। और उसी उर्जित पटेल समिति के अनुसार 6% से अधिक महंगाई देश के लिए सही नहीं है। पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं, कुछ महीनों से देख रहे हैं 6% से अधिक महंगाई है। विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी के बाद देश में महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि महंगाई कंट्रोल होने के कगार पे है। जनवरी से लेकर के मार्च तक महंगाई हमारा 6% के अंदर आ जाएगा, जो एक अच्छा कंडीशन है। विश्व में अभी भी महंगाई की मार चल रही है, लेकिन भारत इसे बहुत हद तक कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, भारत इसे किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है ये अलग टॉपिक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से है। इंपॉर्टेंट है कि महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए। देखिए मैं डिस्कस कर देता हूं कुछ पॉइंट आपको। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया, पहला प्रयास आरबीआई किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, लगातार अगर आप देखेंगे आरबीआई लगातार रेपो रेट को कम करती रही है। दूसरा है कि गेहूं और चीनी के निर्यात पे सरकार ने रोक लगा दिया। गेहूं और चीनी का निर्यात जो है, जो होता था उस लेवल पे अब नहीं होगा, कम होगा, इसको लेकर के सरकार ने रोक लगा दिया। 25 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। पेट्रोल की कीमत आप देखेंगे और डीजल की कीमत देखेंगे तो इसमें एक्साइज ड्यूटी में छूट दिया गया कुछ हद तक। उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं जिसको गैस सिलेंडर मिलता है सरकार के द्वारा, उसमें 200 रुपये प्रति सिलेंडर उसका मूल्य घटाया गया। कालाबाजारी जो होता है, ब्लैक मार्केटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए आवश्यक वस्तु के स्टॉक सीमा तय की गई है। तो ये सारा का सारा काम किया गया है देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए एक टॉपिक अभी जो लगातार चर्चा में है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है भारत और जीसीसी के बीच में होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता। तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव इसका, एक तो जीसीसी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या है, और दूसरा एफटीए क्या है। तीसरा यह है कि किस देश के साथ हमारा एफटीए हुआ। तो जीसीसी बेसिक गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, गल्फ के कुछ देशों का एक समूह है जिसमें सऊदी अरब आते हैं, यूएई आते हैं, कतर आते हैं, ओमान आता है, कुवैत आता है और बहरीन आता है। इन देश का समूह है। अब इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होगा, इसको लेकर के वार्ता चल रही है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जो हम ट्रेड करते हैं किसी अन्य देश के साथ, तो उसके किसी वस्तु में टैरिफ नहीं लगता, टैरिफ हम नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ,
तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई वस्तु 50 रुपये में यूएई में मिल रहा है तो वो 50 रुपये में इंडिया में भी मिलेगा। इसी को कहा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी हम उसके किसी वस्तु पे टैरिफ नहीं लगाते हैं। किस किस देशों के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ है यूएई के साथ, और दूसरा जो है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया कभी चर्चा में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दे दिया, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ब्रिटेन के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, और अब न्यूज है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में हमारी बातचीत हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। अब देखिए ये प्रस्तावित डाटा कानून जो है उसमें जो बोर्ड होगा उस बोर्ड को कई सारा जो है स्वायत्तता दिया जाएगा। नए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को मिलेगी आज़ादी वैष्णव, अष्टमी वैष्णव। जो हमारे यहाँ डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर आ रही है, तो उस डाटा प्रोटेक्शन बिल में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बनाने की बात कही गई है, और उस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को उसी तरह की छूट मिलेगी, उसी तरह की स्वायत्तता मिलेगी जो स्वायत्तता कहीं न कहीं आरबीआई को मिला हुआ, जो स्वायत्तता कहीं न कहीं सेबी को मिला हुआ, जो स्वायत्तता रिजर्व बैंक को मिला हुआ। तो इसी तरह से स्वायत्तता जो मिलेगा वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। देखिए आज के समय में डाटा सबसे बड़ी शक्ति है, डाटा इज द पावर। डाटा के कारण युद्ध हो सकता है, डाटा के द्वारा किसी देश को पूरी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, इलेक्शन को रिग्ड किया जा सकता है, डाटा के द्वारा इलेक्शन को प्रभावित किया जा सकता है, अपने मन मुताबिक वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। तो डाटा की शक्ति अनलिमिटेड है। डाटा आने वाले समय में डाटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा। मतलब आज अगर गूगल चाहे तो किसी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पूरे विश्व का डाटा गूगल के पास है। आप देखते होंगे कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और यूट्यूब चैनल आप चलाइएगा तो वही सर्च से संबंधित आपको चीज़ें वहाँ पे दिखाना शुरू कर देती हैं। आपको ऐड जो है उसी सर्च से संबंधित ऐड आपको मिलना शुरू हो जाता है, यानी आपके माइंड को मैनिपुलेट करने का काम करती है यूट्यूब या गूगल। तो इस तरह से इलेक्शन को भी रिग्ड किया जा सकता है डाटा के माध्यम से। कई इस तरह की घटनाएं विश्व में हो चुकी है, तो इसको लेकर के सरकार सजग हुई और सरकार ने जो है एक समिति बनाया था, जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति। आई थिंक 2018 में सरकार ये समिति बनाई। इससे पहले अगर आप देखेंगे एक GDPR है, GDPR क्या है? जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपीय यूनियन का कानून है डाटा रेगुलेशन को लेकर के। तो इसी तर्ज पे भारत में भी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के सरकार कानून लेकर आने का प्रयास कर रही है, और इसलिए सरकार ने जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति बनाई है। अच्छा, GDPR पे UPSC क्वेश्चन PT में पूछ दिया कि GDPR क्या है, या GDPR का फुल फॉर्म क्या है, या GDPR किस देश से संबंधित है। तो GDPR बेसिकली यूरोपीय यूनियन का है, इसका पूरा फुल फॉर्म है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के सरकार 2019 में बिल लेकर आई थी, और ये बिल जो है संसदीय समिति के पास गई। संसदीय समिति ने इस पर चर्चा किया और कुछ रिफॉर्म्स के साथ इसे फिर सरकार के पास वापस भेज दिया। डाटा प्रोटेक्शन बिल की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में पुद्दु स्वामीवाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। निजता अधिकार यानी मतलब आप जो यूट्यूब पे मान लीजिए कुछ अपलोड करते हैं अपने बारे में, आप मान लीजिए जो फेसबुक पे अपने बारे में अपलोड करते हैं, आपका जो डाटा है वो आपका निजी अधिकार है, और निजी अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्थान दिया गया था इसी वाद के बाद, जिसे कहते हैं पुद्दु स्वामीवाद। चूंकि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, इसलिए आवश्यकता इस बात थी कि डाटा को लेकर के भी सरकार कानून बनाए, क्योंकि डाटा भी आपका निजी पार्ट है, इसको लेकर के इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने निजता के अधिकार को तरजीह देते हुए जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति बनाई, और जस्टिस BN श्रीकृष्णा की सिफारिश पे डेटा संरक्षण बिल आया। इसका बहुत डिटेल में इसमें दिया गया है, मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इस पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और UPSC ने 2018 में इसको लेकर के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि इसमें जो डाटा प्रोटेक्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, डाटा को किस तरह से देश में रेगुलेट किया जाए, उसके लिए एक जो है एक बोर्ड बनेगा, और इस बोर्ड का जो नाम होगा
वो होगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी उसी तरह का स्वायत्ता दिया जाएगा जिस तरह के हमारे यहाँ सेबी को दिया गया, जिस तरह से आरबीआई को दिया गया। तो ये बेसिकली इस न्यूज़ का बैकग्राउंड है। देखिए, जब भी इस तरह का न्यूज़ पढ़िए उसके बैकग्राउंड को जरूर समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आपने बैकग्राउंड को कैच कर लिया, बैकग्राउंड को समझ लिया कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों सरकार इसे लेकर आई, क्यों सरकार इस पर ध्यान दे रही है, क्यों इस तरह से निजता के अधिकार से किस तरह से ये जुड़ा हुआ, बुद्धू स्वामीवाद से किस तरह से ये जुड़ा हुआ। तो बैकग्राउंड चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो न्यूज़ पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। नाइक की कतर में मौजूदगी पे भारत ने जताई आपत्ति, और भारत के आपत्ति के बाद कतर का कहना है कि वो नाइक को ऑफिशियली आमंत्रित नहीं किया। अच्छा देखिए, कतर भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक देश है। चूंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक देश है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करना चाहती है। यूएई ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसका लाभ यूएई को मिल रहा। तो इसे देखते हुए जीसीसी के जितने भी देश हैं सभी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। कतर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, इसलिए वो भारत को गुस्सा नहीं कर सकती है या भारत के साथ वो रिस्क नहीं ले सकती है। तो इसलिए कतर ने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली जाकिर नायक को आमंत्रित नहीं किया। कतर की राजधानी दोहा में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा उसमें उसे आमंत्रित नहीं किया। अगर पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में अनिश्चितता समाप्त हुई, अनवर इब्राहिम नए प्रधानमंत्री वहां के होंगे। तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुविवाह व निकाह हलाला के विरुद्ध याचिका के लिए गठित होगी पीठ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम समाज में कुछ रिफॉर्म्स की मांग हो रही है, और रिफॉर्म्स में एक बहुविवाह प्रथा और दूसरा हलाला प्रथा, इसे समाप्त करने की लगातार मांग होती है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। तो इसी को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय में पीठ का निर्माण किया जा रहा है, जो इसको लेकर के सुनवाई करेगी, और जो भी सुनवाई करेगी, जो भी डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग देखिएगा। दोस्तों, इतना न्यूज इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, जो इंपॉर्टेंट न्यूज था उसी का मैंने चर्चा किया। अगर कोई न्यूज चर्चा मैंने आपके साथ किया तो उसका क्या पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, किस दृष्टिकोण से उस न्यूज को देखा जाना चाहिए, ये सारे संदर्भ मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण था। इसी रूप में आप लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़िए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण सभी के लिए आवश्यक है। कल एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिर कि बिहार के किसी न्यूज़पेपर को, लोकल न्यूज़पेपर को किस तरह से बीपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ें, इस पर मैं सेपरेट वीडियो कल बना दूंगा। लेकिन जितने भी पीसीएस हैं, किसी भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।